प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बड़े घर की बेटी कहानी का 7वां भाग पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 37 देखिए, आखिरी पैराग्राफ। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। श्रीकंठ सिंह ने इलाहाबाद में रहकर अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। वह डिबेटिंग क्लब का भी सदस्य था, इसलिए अपनी बात पर अड़ना उसे खूब आता था। वह इस बात को नहीं समझ सका। इस बात से मतलब है कि पिताजी ने जिस कारण से कोमल शब्दों में बेटे को चुप कराने का, लड़ाई को ख़त्म करने का प्रयास किया था, वो क्यों किया ये समझ नहीं पाया। वह यह भी नहीं समझ पाया कि आखिर आसपास के लोग जो हुक्का चिलम के पीने के बहाने, लगान की रसीद दिखाने के बहाने आए हैं, वे वास्तव में उनके घर के झगड़े का आनंद लेने के लिए, झगड़े के बारे में जानने के लिए आए हैं। इस बात को वो समझ नहीं पाया। साथ ही साथ पिता ने जो हथकंडा अपनाया था कोमल शब्दों में ये कहकर कि बेटा अब जो हो गया सो हो गया, लाल बिहारी से गलती हो गई, उसे माफ़ करो, इस इशारे को भी वह समझ नहीं पाया। और उल्टे वह पिताजी से फिर बोलने लगा कि अब मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता हूँ। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम उसे बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। बेनी माधव सिंह फिर उसे पुचकारते हैं, प्यार से कहते हैं कि बेटा तुम बुद्धिमान हो, लाल बिहारी मूर्ख है। बुद्धिमान होकर तुम उसकी बात पर क्यों ध्यान दे रहे हो? वो तो ना समझ है ही। उससे जो भूल हुई तुम बड़े हो इसलिए उसको माफ़ कर दो। लेकिन श्रीकंठ सिंह अभी भी गुस्से में भरे हुए थे और कहते हैं कि मैं उसकी दुष्टता को कदापि बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब या तो वही घर में रहेगा या फिर मैं। यदि आपको वो अधिक प्यारा है तो आप उसे रखिए, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि वो जहाँ चाहे चला जाए। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। जब श्रीकंठ सिंह अपने पिताजी से कह रहे थे कि अब मैं लाल बिहारी के साथ नहीं रह सकता, घर में या तो मैं रहूँगा या लाल बिहारी। अगर आप लाल बिहारी को रखना चाहते हैं तो मुझे विदा कीजिए, और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं
तो लाल बिहारी से कहिए कि वो जहाँ चाहे चला जाए। ये सारी बातें लाल बिहारी चौखट के पास खड़ा सुन रहा था। लाल बिहारी अपने पिता से भी ज़्यादा आदर और सम्मान श्रीकंठ सिंह का करता था। वह ना तो कभी उनके सामने चारपाई पर बैठता था, न कभी हुक्का पीता था, न कभी पान खाता था। श्रीकंठ सिंह भी अपने भाई से बहुत स्नेह रखते थे, हार्दिक स्नेह रखते थे, और उनको अभी तक ऐसा कुछ याद नहीं था जब उसने जोर से डपटा हो, डांटा हो श्रीकंठ सिंह को, लाल बिहारी को। जब वे इलाहाबाद से घर आते थे तब कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई चीज़, कोई न कोई उपहार उसके लिए अवश्य लेकर आते थे। चूँकि उसे पहलवानी का शौक़ था, इसलिए कसरत करने के लिए उन्होंने उसे मुग्दर की जोड़ी बनवा कर दी थी। कुछ लकड़ी का इस तरह का कुछ लकड़ी का बना हुआ रहता है, और उसको लोग पहलवानी जो करते हैं वे लोग अपने हाथ में लेकर घुमाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। पिछले साल की बात है, नागपंचमी के त्यौहार के दिन में जब लाल बिहारी ने अपने से 1.5 गुने बड़े जवान को दंगल में हरा दिया था, तब बड़े खुश हुए थे श्रीकंठ सिंह। अखाड़े में ही जाकर अपने भाई के गले लग गए थे और 5 रुपए के छुट्टे पैसे उन्होंने लोगों के बीच लुटा दिए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। आज वही भाई जो उससे बहुत प्यार करते थे, जिसने उसे कभी डांटा तक नहीं था, आज ऐसी हृदय को चीरने वाली बातें कह रहे हैं, लाल बिहारी के साथ न रहने की बातें कह रहे हैं। और यह सुनकर लाल बिहारी को बहुत दुख होता है, वह रोने लगता है। वह वास्तव में अपने किए पर पछता रहा था। भले ही उसने भाई से झूठ कहा था, लेकिन उसे डर लग रहा था, पता नहीं कि भाई आएंगे तो क्या कहेंगे, मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा, क्या बोलूँगा, अपनी आंखें उनसे कैसे मिलाऊंगा। साथ ही साथ वो सोच रहा था कि मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए भैया मुझे अपने पास बुलाकर समझा देंगे। लेकिन आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला। तो आज जैसा उसने सोचा था कि भाई उसे उसकी गलती पर समझाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वे तो उसके साथ रहने से इनकार कर रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं श्रीकंठ सिंह, उसको लग रहा है कि भैया कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, ये अनुचित कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वह सोच रहा था कि भाई यदि मुझे बुलाकर मेरी गलती पर 2-4 कड़ी बात कह लेते या 2-4 तमाचे जड़ लेते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, जितना कि भाई के ये कहने पर हो रहा है कि मैं लाल बिहारी की सूरत नहीं देखना चाहता। भाई का यह निश्चय सुनकर वह अपने कमरे में आता है, कपड़े पहनता है
अपनी आंखें पोंछ लेता है ताकि किसी को ये पता न चले कि वह रो रहा था। उसके बाद वह आनंदी के द्वार पर आकर आनंदी से मिलता है। इस वीडियो में मैं यही समाप्त कर रही हूँ।